गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज, जो कि यज्ञ की कर्मभूमि मानी जाती है। यहाँ हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। यहाँ एक तरफ महादेव का मनकामेश्वर मंदिर है, वहीं मां सती का शक्तिपीठ अलोपी शंकरी मंदिर है। यहाँ रहने वाला आज ठाकुर परिवार बहुत खुश था, क्योंकि आज उनके हवेली में उनके बड़े बेटे की अन्नप्राशन की विधि थी। हवेली में खुशी का माहौल था और इन सब में सबसे ज्यादा खुश घर की बड़ी लक्ष्मी जी थी। आखिर वो दादी जो ठहरी। लक्ष्मी ठाकुर परिवार में सबसे बड़ी है, स्वभाव से शांत, सुलझी हुई और धार्मिक है, पर आज भी इनके लिए फैसले के कोई खिलाफ नहीं जाता है। इनका एक बेटा है शैलेंद्र ठाकुर, दिखने में अच्छे स्वभाव से सख्त और कठोर, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। उनकी पत्नी है साधना ठाकुर, दिखने में सुंदर, स्वभाव से शांत और सबके साथ प्यार से रहने वाली। गुस्सा तो इन्हें जैसे कभी आता नहीं। शैलेंद्र और साधना के बेटे का आज अन्नप्राशन की विधि, दोनों को बड़े मन्नत के बाद बेटा हुआ है। साधना ने महादेव की पूजा से प्राप्त किया है बेटा, इसलिए उसका नाम रखा है ओमकर। अन्नप्राशन की विधि के लिए घर के कुछ खास सदस्य को ही बुलाया गया है, क्योंकि ठाकुर परिवार के दुश्मन बहुत है, जो घात लगाए बैठे हैं। अन्नप्राशन की विधि के लिए सबने महादेव के एक छोटे से मंदिर को चुना था। महादेव के मंदिर के प्रांगण में आज ओमकर की अन्नप्राशन की विधि है। शैलेंद्र जी और साधना जी पूजा में बैठे थे, जहां पंडित जी कुछ पूजा के मंत्र पढ़ रहे थे। वही साधना जी के गोद में 6 महीने का ओमकर था, जिसने एक कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। उन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। पूजा के बाद लक्ष्मी जी ओमकर को अपने हाथों से चांदी की कटोरी से चांदी के चम्मच में खीर लेके खिलाती है। कुछ देर बाद साधना जी और शैलेंद्र भी ओमकर को खीर खिलाते हैं। कुछ समय बाद अब ओमकर को बीच में बैठा के उसके सामने कुछ थाल में चीजें रखी हुई थी। जैसे एक थाल में कुछ पकवान थे तो दूसरे थाल में पैसे थे, ऐसे ही किताबें कटार के साथ और भी चीजें थी। अब साधना जी ने ओमकर को उन चीजों के सामने छोड़ दिया। ओमकर अपने घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा। ओमकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को नजरअंदाज कर मंदिर के अंदर चला गया। उसे मंदिर में जाते देख सब उसके पीछे गए तो देखा छोटा सा ओमकर मंदिर में बने महादेव के शिवलिंग के पास जाके वहां लगा त्रिशूल पकड़ लेता है। ओमकर को ऐसा करते देख सब हैरान थे। वही पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी इसका क्या मतलब है? पंडित जी मुस्कुरा के, लक्ष्मी जी आपका पोता महादेव का आशीर्वाद है, तो वो महादेव के अलावा किसी और चीज को कैसे चुनेगा? पंडित जी की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। 10 साल बाद महाशिवरात्रि का दिन। महादेव के मंदिर में आज बहुत भीड़ थी। सब महादेव की पूजा करने आए थे। इन्हीं में एक ठाकुर परिवार भी था। जहां ओमकर सिर्फ श्वेत रंग की धोती पहन मंदिर में पूजा कर शिवलिंग पे अभिषेक कर रहा था। वही साधना जी अपने गोद में ओमकर के 5 साल के भाई पीयूष को लेके सारे परिवार साथ बैठी हुई थी, जिसने कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था। ओमकर महादेव की पूजा करने के बाद अपने छोटे भाई पीयूष और मां साधना जी के साथ गरीबों में दान करने मंदिर के दूसरे तरफ चला जाता है। वही लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी ओमकर की कुंडली लेके पंडित जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी ओमकर की कुंडली देख रहे थे और उनके सामने लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी पंडित जी से, पंडित जी ओमकर को प्यार से सब ओम बोलते हैं। को इस उम्र में भी हद से ज्यादा गुस्सा आता है। उसके गुस्से वाले रूप को शांत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उनकी बात सुन पंडित जी उन्हें देख बोलते हैं, लक्ष्मी जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ओमकर महादेव का आशीर्वाद है तो होगा भी उनके जैसा ही। लेकिन जितना वो गुस्सा करता है उतना ही वो दिल का अच्छा है। और रही उसके गुस्से वाले रूप को शांत करना, तो वो आप या मैं नहीं कर सकते। उसका वो रूप सिर्फ उसकी संगिनी ही शांत कर सकती है। पंडित जी की बात सुन लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शैलेंद्र जी बोलते हैं,
हम कुछ समझे नहीं पंडित जी। पंडित जी मुस्कुरा के, शैलेंद्र जी ओमकर का गुस्सा सिर्फ उसकी जीवन संगिनी अर्थात उसकी पत्नी ही शांत कर सकती है। पंडित जी की बात सुन लक्ष्मी जी, लेकिन पंडित जी उसके शादी में तो अभी वक्त है। पंडित जी, जैसे महादेव के रौद्र रूप शांत करने के लिए माँ पार्वती उनके जिंदगी में थी, वैसे ही ओमकर के जिंदगी में वो आएगी। हाँ वक्त तो है अभी, क्योंकि ओमकर के विवाह का योग बहुत देर का है। उसके विवाह में बहुत सी मुश्किलें आएगी, और जब उसके विवाह का समय आएगा तब ओमकर अपने मर्जी से अपनी संगिनी से विवाह नहीं करेगा, और ना ही ओमकर से विवाह उसके संगिनी के मर्जी से होगा। दोनों का विवाह होगा पर कुछ मजबूरी के वजह से, और वो संजोग से बनेगी ओमकर की संगिनी। इतना बोल पंडित जी चुप हो जाते हैं, तो लक्ष्मी जी बोलती है, पंडित जी अगर दोनों के मर्जी से शादी नहीं होगी तो रिश्ता कैसे निभाएंगे। पंडित जी मुस्कुरा के, मैंने ये कहा कि दोनों का विवाह उनके मर्जी से नहीं होगा, पर वक्त के साथ उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम अवश्य होगा, और जब उन दोनों को प्रेम होगा तब वो एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। पंडित जी की बात सुन लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी के मन को कुछ शांति मिलती है। पंडित जी उन्हें एक रुद्राक्ष देते हैं और बोलते हैं, इसे ओमकर के हाथ या गले में पहना दीजिएगा, उसे उसका गुस्सा कुछ काबू में रहेगा। बाकी सब महादेव के भरोसे है। हर हर महादेव। लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी वहां से ओमकर और साधना जी के पास आ जाते हैं। वही उनके जाने के बाद पंडित जी, वक्त आ गया है ओमकर के संगिनी का धरती पे आने का। इतना बोल वो मुस्कुरा देते हैं। कुछ दिन बाद सिंह परिवार में आज खुशी का माहौल था। आज उनकी सबसे छोटी बेटी का नामकरण था। पंडित जी के साथ घर के कुछ सदस्य आए हुए थे। आरती सिंह और प्रकाश सिंह की दोनों आज खुश थे। जहां उनके पहले जुड़वा बच्चे थे पायल और प्रणय, वही अब उन्हें एक प्यारी बेटी हुई है जिसका नामकरण है आज रखा गया है। 3 साल के पायल और प्रणय अपनी छोटी बहन आने से बहुत खुश है, और उतने ही खुश आरती जी और प्रकाश जी है। आरती जी थोड़ी कठोर पर दिल की अच्छी है, वही प्रकाश जी हंसमुख और प्यारे है। नामकरण विधि शुरू होती है और पंडित जी पूजा करवाते हैं। पूजा में आरती जी और प्रकाश जी अपनी 12 दिन की छोटी बेटी को लेके बैठे थे, जो प्रकाश जी के गोद में अपनी आंखें टीमटीमा के सब देख रही थी। पूजा के बाद बेटी का नाम रखने की बारी आती है। तब प्रकाश जी बोलते हैं, ये हमारी राजकुमारी आर्या सिंह नाम से जानी जाएगी। नाम सुन जब खुश थे पायल और प्रणय तो नाचने लगे थे। 3 साल बाद महाशिवरात्रि का दिन था। सिंह परिवार महादेव के मंदिर पूजा करने आया था, जहां 6 साल के प्रणय और पायल अपने मम्मी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। वही प्रकाश जी का हाथ पकड़े 3 साल की आर्या चल रही थी। सब मंदिर में पहुंच जाते हैं। सब महादेव के शिवलिंग पे अभिषेक करने लगते हैं। वही आर्या दूसरे पंडित जी के पीछे मंदिर में चली जाती है, और उनके पीछे पीछे अपने नन्हे पैरों से चलते हुए अपनी प्यारी और तोतली आवाज में बोली, पंडित दी आज क्या है? पंडित जी आज क्या है? पंडित जी मुस्कुरा के, बेटा आज महाशिवरात्रि है। आर्या अपनी मासूम आंखों से पंडित जी को देख, वो क्या होता है? वो क्या होता है? पंडित जी आर्या को लेके एक साइड आते हैं और उसे महादेव और माता पार्वती की कथा बताते हैं, जिसे 3 साल की आर्या बड़े ध्यान से सुनती है। पूरी कहानी सुनने के बाद आर्या पंडित जी से, पंडित दी मैं अभी आदी हूँ। इतना बोल वो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। प्रकाश जी और आरती जी अभिषेक कर पूजा कर रहे थे। तभी आर्या प्रकाश जी के पास आती है और बोलती है, पापा मुझे शादी करनी है। पापा मुझे शादी करनी है। आर्या की बात सुन प्रकाश जी के साथ आरती जी भी शौक होके उसे देखने लगते हैं। फिर प्रकाश जी मुस्कुरा के घुटनों के बल आर्या के पास बैठ बोलते हैं, हमारी राजकुमारी को शादी करनी है, पर क्यों? आर्या अपनी आंखों टिमटिमाते हुए, त्योदी मुझे महादेव चाहिए। क्योंकि मुझे महादेव चाहिए।
आर्या की बात प्रकाश जी मुस्कुरा के, तुमसे किसने कहा कि शादी करने के बाद महादेव मिलेंगे? आर्या मासूमियत से, पंडित जी ने। आर्या की बात सुन प्रकाश जी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो आर्या के साथ पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने महादेव और माता पार्वती के विवाह के बारे में बताया है। तो प्रकाश जी आर्या को देखने लगते हैं, तो आर्या बोलती है, मुझे महादेव दैते पति चाहिए। मुझे महादेव जैसे पति चाहिए। आर्या की बात सुन प्रकाश जी के साथ पंडित जी भी मुस्कुरा देते हैं। प्रकाश जी आर्या को अपने गोद में उठा के, बेटा अभी आप छोटी है, जब बड़ी हो जाएंगी तब हम आपके लिए महादेव जैसा ही पति लाएंगे। आर्या अपनी आंखें मटकाते हुए, पद्दा ना डॉट। पक्का ना प्रकाश जी? हाँ डॉट। पक्का। आर्या मुस्कुरा के, फिल्डिक है। फिर ठीक है। ऐसे ही दोनों बाकी सबके पास आ जाते हैं और फिर पूजा करने के बाद सब घर के लिए निकल जाते हैं। 9 साल बाद लक्ष्मी निवास। घर के मंदिर में एक लड़का खड़ा सामने रखी महादेव की मूर्ति के सामने खड़ा हाथ में आरती लिए पूजा कर रहा था। इस वक्त उसकी पीठ दिख रही थी और उसने वस्त्र के रूप में सिर्फ श्वेत रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में कड़ा था। वो आरती करते हुए गा रहा था। वही उसके पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा तालियां बजा रहे थे। जय शिवोंकारा, जय शिवोंकारा। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्धांगी धारा। जय शिवोंकारा। वही दूसरी तरफ सिंह निवास में एक लड़की सफेद रंग का अम्ब्रेला ड्रेस पहना हुआ था। उसके लंबे काले घुंघराले बाल कमर तक आ रहे थे। वो अपने घर के बने मंदिर में महादेव की आरती कर रही थी। वही उसके पीछे उसके पूरे परिवार के साथ घर में काम कर रहे हैं नौकर भी खड़े तालियां बजा रहे थे। लड़की अपनी मधुर आवाज में आरती गा रही थी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिवोंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिवोंकारा। लक्ष्मी निवास में इतनी आरती होने के बाद वहां एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी आता है। दिखने हैंडसम, अभी उसके बालों से पानी टपक रहा था, जिसे पता चल रहा था कि वो अभी अभी नहा के आया है। उसने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। वो आते ही हाथ जोड़ खड़ा हो गया। तभी उसके एक साथ में पहना हुआ कड़ा दिखा। ये कड़ा वैसा ही था जैसे आरती करने वाले लड़के ने पहना था। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिवोंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। जय शिवोंकारा। लड़की की मधुर आवाज सुन पंछी भी खिड़की पे बैठे लड़की की आवाज सुन रहे थे। कर के मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखारी जगपालनकारी। जय शिवोंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिवोंकारा। लड़की लड़का दोनों अपने अपने घर पे आरती कर रहे थे। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगा। जय शिवोंकारा। पर्वत सोह पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। जय शिवोंकारा। जटा में गंग बहत है, गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, ओड़त मृगछाला। जय शिवोंकारा। दोनों को देख ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरफ महादेव के भक्ति में डूब गए थे। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। जय शिवोंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिवोंकारा। आरती पूरी होते ही वो लड़का महादेव को प्रणाम कर पलटता है। लड़का दिखने में बहुत आकर्षित दिख रहा था। 6 फीट कद, लंबा चेहरा, सावाला रंग, उसकी वो नीली आंखें जिसे देख कोई भी उसमें खो जाए, पतली नाक, लड़के के पतले होंठ,
गले में एक रुद्राक्ष काले धागे में पिरो के पहना था। उसके बिखरे हुए बाल उसे और आकर्षित बना रहे थे। उसके वो फिट बॉडी जिसपे सिक्स पैक एब जो किसी भी लड़की को उसके तरफ खींच के ले आए। ये है ओमकार ठाकुर, उम्र 32 साल। ओमकर ने अपने हाथ में ली हुए आरती सारे परिवार वालों को देने लगा। आरती सबने ली, लक्ष्मी जी, शैलेंद्र जी, साधना जी ने भी। तभी वो लड़का जो लेट आया था वो आरती लेने आगे आता है तो ओमकार ने पहले उसे घूरा फिर आरती दी और उसके बाद अपने हाथ में पकड़ी आरती की थाल साधना जी को दे उस लड़के के कान को पकड़ उसे डपटते हुए बोला, पीयूष, कभी तो वक्त पे आया करो, हमेशा लेट आते हो। ये है पीयूष, ओमकर का छोटा भाई, उम्र 26 साल, कद 5.10 इंच, सावला रंग, लंबा चेहरा, काली आंखें, पतले होंठ, पतली नाक, लगभग ओमकर की कॉपी ही लगता था। पीयूष अपना काम छुड़ाते हुए, भाई प्लीज, दुख रहा है, छोड़ दो, वैसे भी आज मैं बस 5 मिनट लेट था। ओमकर उसका कान और तेज मरोड़ के बोलता है, लेट लेट होता है, चाहे 5 मिनट हो या 5 घंटे। सिंह निवास में लड़की अपनी आरती खत्म कर महादेव को प्रणाम कर पलटती है, तब उसका खूबसूरत चेहरा दिखता है। कद लगभग 5 फीट, दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरा, काली गहरी आंखें, तीखी नाक, सुर्ख लाल होंठ जिसपे प्यारी सी मुस्कान थी। गले में एक चैन पहनी हुई थी जिसमें महादेव का डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। उसने जब आरती देने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उसकी हाथों की चूड़ियां की खनखन की आवाज करने लगी। ये है आर्या सिंह, उम्र 22 साल। आर्या ने सबसे पहले अपने पापा प्रकाश जी को आरती दी तो प्रकाश जी ने आरती पर हाथ फेर उसे आर्या के सिर पे लगा देते हैं, जिसे आर्या मुस्कुरा देती है। आर्या आरती लेके अपनी माँ के आरती जी के साथ प्रणय और पायल को आरती दी। उसके बाद आर्या वहां खड़े नौकर के तरफ बढ़ गई। आर्या जैसे जैसे चल रही थी उसकी पाजेब शोर कर रही थी। आर्या आरती की थाल वापस मंदिर में रख एक बार फिर महादेव को प्रणाम कर अपने परिवार के पास आके प्रकाश जी और आरती जी के पैर छूती है। प्रकाश जी और आरती जी दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। वही आर्या मुस्कुरा के पायल और प्रणय के तरफ बढ़ जाती है। आर्या उनके भी पैर छूती है। फिर सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी निवास। आरती करने के बाद ओमकर अपने कमरे में तैयार होने जाता है। वही बाकी सब डाइनिंग टेबल के तरफ बढ़ जाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ओमकर के आने का इंतजार करते हैं। ओमकर भी अब तैयार होके नीचे आता है। अब ओमकर ने व्हाइट शर्ट, नेवी ब्लू ब्लेजर विथ नेवी ब्लू पैंट पहनी थी। गले में टाई, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने वो आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ओमकर के बैठते ही एक सर्वेंट आके सबको नाश्ता सर्व करता है और सब नाश्ता करने लगते हैं। सिंह निवास। यहाँ सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी प्रकाश जी बोलते हैं, आज मैं और आरती जी बाहर जा रहे हैं तो पायल और प्रणय ऑफिस संभाल लेना। प्रकाश जी की बात सुन प्रणय और पायल दोनों एक साथ जी पापा बोलते हैं। प्रकाश जी के बाद आरती जी आर्या के तरफ देख, आर्या, हम रात को वापस आएंगे तो कोई शरारत नहीं समझी। उनकी बात सुन आर्या अपना मुंह बना के, माँ हम कोई शरारत नहीं करते। सच्ची, इतना बोल वो अपने माँ को देख आंखें टिमटिमा देती है। उसके ऐसा करते ही आरती जी उसे घूरते हुए बोलती है, ये जो तेरी आंखों टिमटिमा के मासूम बने की हरकत है वो मेरे सामने नहीं चलेगी। आरती जी की बात सुन पायल और प्रणय अपना मुंह दबा के हंसने लगते हैं। वही आर्या अपने पापा प्रकाश जी को देखने लगती है तो वो उसे आंखों के इशारे से शांत रहने बोलते हैं। आर्या भी कुछ नहीं बोलती है तो आरती जी बोलती है, ये आप दोनों बाप बेटी के आंखों के इशारे सब समझती हूँ मैं। आरती जी की बात सुन प्रकाश जी और आर्या दोनों झेप जाते हैं। लक्ष्मी निवास। ओमकर अपना नाश्ता कर ही रहा था तभी लक्ष्मी जी थोड़ा हिचकिचाके के बोलती है, ओम बेटा। वो एक लड़की लक्ष्मी जी अभी इतना बोली ही थी कि ओम उन्हें देखने लगता है।
ओम की नजर देख लक्ष्मी जी गहरी सांस लेके चुप हो जाती है। ओम अपनी कठोर नजरों को थोड़ा ठीक कर बोलता है, दादी मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो फिर क्यों आप बार बार मुझसे वही सब बातें करती है? ओमकर की बातें सुन साधना जी बोलती है, पर बेटा, हम जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह सकते हैं। हमें साथी की जरूरत होती ही है। साधना जी की बात सुन ओमकार, माँ, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो अपना नाश्ता खत्म कर अपने चेयर से उठ के बाहर जाने लगता है। तभी पीयूष भी अपने चेयर से उठते हुए बोलता है, भाई रुकिए, मैं भी आता हूँ। इतना बोल वो उसके सामने रखा एप्पल उठा के ओमकर के पीछे जाता है। सिंह निवास। प्रकाश जी और आरती जी अपना नाश्ता कर उठ के जाने लगते हैं। तभी आरती जी आर्या को देख, आर्या, कोई शरारत नहीं और नाश्ता पूरा खत्म करना। इतना बोल वो पायल और प्रणय को देख, इसे कॉलेज छोड़ देना, ध्यान रहे ये अकेली कार लेके ना जाए। फिर उन दोनों के गालों को प्यार से छू के और अपना ख्याल रखना बोल के प्रकाश जी के साथ बाहर चली जाती है। उनके जाते ही आर्या अपनी चेयर से उठने लगती है तो प्रणय बोलता है, छोटी, पहले नाश्ता खत्म करो। प्रणय की बात सुन आर्या, भाई, हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। प्रणय उसे देख, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे तुम्हें कॉलेज। प्रणय की बात सुन आर्या उसे घूरते हुए अपने चेयर पे वापस बैठ जाती है। वही उसकी ऐसी शक्ल देख पायल हंसने लगती है तो आर्या उसे भी घूरने लगती है, जिसके बाद पायल चुप हो जाती है। पायल और प्रणय अपना नाश्ता कर बैग लेने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल और प्रणय जब अपना बैग लेके बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्या डाइनिंग टेबल से गायब है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सिर पे हाथ मार देते हैं। वही आर्या अपनी कार में बैठी ड्राइविंग कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। पहले आर्या इग्नोर कर देती है, पर फिर से बजने लगता है तो वो कॉल अटेंड कर बोलती है, जी भाई। वहां से प्रणय थोड़े गुस्से में, छोटी, हमने मना किया था ना आपको, आप सुनती क्यों नहीं है? आर्या, भाई, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था और हमें सच में कार चलानी आती है। आर्या की बात सुन प्रणय थोड़े कठोर आवाज में, छोटी, हम जानते हैं आपको कार चलानी आती है, पर शायद आप भूल रही है, जब भी आप कार बाहर लेके जाती है आप कोई न कोई गड़बड़ जरूर करती है। प्रणय की बात सुन आर्या चिढ़ते हुए, भाई, अगर आप ऐसे ही हमसे बात करते रहे तो जरूर हम कोई गड़बड़ कर देंगे। ये बोलते वक्त उसका ध्यान ड्राइविंग से हट के मोबाइल था, जिस वजह से आर्या अपने सामने खड़ी कार को टक्कर मार देती है। और जब आर्या को समझ आता है उसने अभी क्या किया तब उसके मुंह से निकलता है, हो गई गड़बड़। आर्या कॉल अटेंड कर बोलती है, जी भाई। वहां से प्रणय थोड़े गुस्से में, छोटी, हमने मना किया था ना आपको, आप सुनती क्यों नहीं है? आर्या, भाई, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था और हमें सच में कार चलानी आती है। आर्या की बात सुन प्रणय थोड़े कठोर आवाज में, छोटी, हम जानते हैं आपको कार चलानी आती है, पर शायद आप भूल रही है, जब भी आप कार बाहर लेके जाती है आप कोई न कोई गड़बड़ जरूर करती है। प्रणय की बात सुन आर्या चिढ़ते हुए, भाई, अगर आप ऐसे ही हमसे बात करते रहे तो जरूर हम कोई गड़बड़ कर देंगे। ये बोलते वक्त उसका ध्यान ड्राइविंग से हट के मोबाइल था, जिस वजह से आर्या अपने सामने खड़ी कार को टक्कर मार देती है। और जब आर्या को समझ आता है उसने अभी क्या किया तब उसके मुंह से निकलता है, हो गई गड़बड़। आर्या की आवाज सुन कॉल के दूसरे तरफ से प्रणय बोलता है, छोटी क्या हुआ? आर्या, जल्दी से भाई, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोल वो बिना प्रणय को कुछ बोलने का मौका दिया बिना कॉल कट कर देती है। प्रणय हैरानी से अपना मोबाइल देखता है, फिर पायल के तरफ देख बोलता है, जल्दी चलो, इन्होंने फिर से गड़बड़ कर दी। इतना बोल दोनों अपनी कार में बैठ निकल जाते हैं। यहाँ आर्या अपने सामने वाली कार को देख रही थी।
आर्या जैसे ही अपनी सीट बेल्ट खोल उतरने लगती है तो वो देखती है उस कार में से 2 लड़के बाहर निकले। उन्हें देख आर्या, अरे ये तो 2 है, एक होता तो संभाल लेती, पर ये 2 है। इतना बोल वो अपना मुंह बना देती है। ओमकर अपनी कार से बाहर निकल अपने डैमेज कार को देखता है और गुस्से से आर्या के कार को, फिर ओमकर और पीयूष आर्या के कार के पास आने लगते हैं। आर्या जब उन्हें अपने तरफ आते देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रख बेहोश होने का नाटक करती है। ओमकर गुस्से से पहले आर्या के कार के शीशे पे नॉक करता है, पर जब वो देखता है कि ना कोई बाहर आ रहा है और ना ही डोर खोल रहा था, अब ओमकर का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो कार का डोर ऐसे ही खींच के खोलता है। तो आर्या जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी वो सीधा गिरने लगती है, पर इससे पहले वो गिरती ओमकर उसे अपने हाथों में थाम लेता है। जैसे ही ओमकर आर्या को थामता है दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वही आर्या के बाल उसके चेहरे पर बिखरे होने के वजह से ओमकर को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वही आर्या अपने मन में, ये हमारे दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई है। ओमकर कुछ देर आर्या को ऐसे ही थामे रहता है। तभी पीछे से पीयूष बोलता है, भाई लगता है ये बेहोश हो गई है। पीयूष की बात सुन ओमकर जो कि खोया हुआ था उसका ध्यान टूटता है और वो पीयूष को पानी की बोतल लाने बोलता है और आर्या को सीट पे अच्छे से बैठा देता है। सीट पे बैठाने के बाद भी आर्या के चेहरे पे बाल थे और उसका चेहरा ओमकर के विरुद्ध दिशा में था। ओमकर अपना हाथ बढ़ा के उसके चेहरे से बालों को हटाता है। अब आर्या का आधा चेहरा ओमकार को दिख रहा था। तब तक पीयूष पानी लेके आ जाता है। ओमकर पानी की बोतल लेके आर्या के चेहरे पे पानी के कुछ छींटे डालता है। आर्या जो कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी, पानी के छींटे के वजह से अपनी बंद आंखें सिकुड़ लेती है। तभी पीयूष बोलता है, भाई देखिए इसे होश आ रहा है। पीयूष के इतना बोलते ही ओमकर, जिसका चेहरा अभी आर्या के तरफ था, वो पीछे मुड़ पीयूष से बोलता है, पीयूष मुझे आंखें हैं और मुझे भी दिख रहा है। ओमकर की बात सुन पीयूष चुप हो जाता है। वही आर्या नाटक करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। आर्या अपनी आंखों को खोल जैसे ही अपनी गर्दन ओमकर के दिशा में घुमाती है। ओमकर जो पीयूष को डांटने के लिए उसके तरफ चेहरा किया था, वो भी अपना चेहरा अचानक आर्या की तरफ करता है। दोनों के ऐसा करने के वजह से दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। इस स्थिति के वजह से दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आर्या ओमकर की नीली आंखों में और ओमकर आर्या की काली आंखों में खो जाता है। वही पीयूष जो वहां खड़ा ये सब देख रहा था, वो हैरान होके अपनी पलकें बार बार झपका रहा था। दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी वहां एक कार आके रुकती है और उसमें से प्रणय और पायल बाहर निकलते हैं। दोनों जल्दी से आर्या के कार के पास आते हैं। वही कार की आवाज सुन ओमकर और आर्या भी सेंस में आते हैं। दोनों एक दूसरे से नजर हटाते हैं। तभी प्रणय और पायल दोनों आर्या के पास आ जाते हैं। दोनों आर्या को पकड़ उसे ऊपर सी नीचे और आगे सी पीछे पूरा चेक करते हैं। आर्या उन्हें रोक के, भाई दी, हम ठीक है। प्रणय थोड़े गुस्से से, छोटी आप समझती क्यों नहीं है? हमने मना किया था ना कार चलाने के लिए, पर आप सुनती कहाँ है? और अब कौन सी गड़बड़ कर दी है आपने? प्रणय की बात सुन आर्या तिरछी नजरों से ओमकर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपना सिर झुका लेती है। उसके ऐसा करने से प्रणय और पायल को कुछ समझ नहीं आता। तभी उन्हें ओमकर की आवाज सुनाई देती है, जो बोलता है, आप दोनों को कैसे इन्होंने गड़बड़ की है? ओमकर की आवाज सुन प्रणय उसके तरफ देख बोलता है, आप कौन? ओमकर अपनी डैमेज कार की तरफ इशारा कर, जिनके साथ इन्होंने गड़बड़ की है। ओमकर की बात सुन प्रणय पायल आर्या को घूरने लगते हैं
और आर्या किसी छोटे बच्चा जिसने गलती की हो ऐसे अपना सिर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। प्रणय ओमकर के पास जाके उसे आर्या की हरकत के लिए माफी मांगता है। ओमकर को आर्या पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आखिर पहले उसकी फेवरेट कार को डैमेज किया, फिर उसके सामने बेहोश होने का नाटक किया, पर वो चाहकर भी आर्या पे गुस्सा नहीं दिखा पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और इट्स ओके बोल जाने दिया। प्रणय ने उनकी कार ठीक करा के देने की बात की तो ओमकर ने मना कर दिया, पर इन सब में किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि पीयूष कब से एक्टर पायल को बिना पलके झपकाए देख रहा था। पायल भी दिखने में कम खूबसूरत नहीं थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, कंधे तक आते बाल, बड़ी काली आंखें, पतली नाक, गुलाबी होंठ दिखने में खूबसूरत, जिस वजह से पीयूष उसमें खो गया था। वही जब पायल को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने भी उसी दिशा में देखा तो वहां पीयूष खड़ा उसे ही देख रहा था। पायल भी उसे देखने लगती है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। यहाँ प्रणय ओमकर से सारी बातों की माफी मांग बात संभाल लेता है। ओमकर आर्या को देखता है जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। ओमकर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आखिर उसकी फेवरेट कार को डैमेज किया, ऊपर से बचने के लिए बेहोश होने का ड्रामा भी किया, पर न जाने क्यों ओमकर आर्या पे गुस्सा निकाल ही नहीं पा रहा था। उसने भी ठीक है बोल के बात खत्म कर दी। ओमकर वापस जाने लगता है। ओमकर पीयूष को आवाज देता है, पर पीयूष को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ओमकर जोर से चिल्ला के पीयूष को आवाज देता है, जिसे पीयूष हड़बड़ा के ओमकर के पास जाता है। फिर दोनों अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। प्रणय आर्या के पास आता है और उसे घूरने लगता है। पायल भी उनके पास आ जाती है। तभी आर्या अपना सिर ऊपर कर प्रणय को देख अपनी दोनों बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमा देती है। आर्या जब भी अपनी आंखें टिमटिमाती थी तो वो बहुत प्यारी लगती थी, जिस वजह से कोई उस पे गुस्सा नहीं कर पाता था। इसलिए जब भी कोई आर्या पे गुस्सा करने वाला होता है, आर्या ऐसे ही उसे देख अपनी आंखें टिमटिमा देती थी, जिससे सामने वाले का गुस्सा गायब हो जाता था। ऐसा ही प्रणय के साथ हुआ, जो अभी आर्या को गुस्से से देखा था। आर्या के ऐसे आंखें टिमटिमाते हुए देख प्रणय हंसने लगता है, तो आर्या भी मुस्कुरा के उसके गले लग जाती है। प्रणय भी मुस्कुरा देता है, फिर वो पायल को भी गले लगा लेता है। कुछ देर बाद प्रणय और पायल आर्या को उसके कॉलेज में छोड़ अपने ऑफिस चले जाते हैं। आर्या कॉलेज में आके अपने क्लास के तरफ जाने लगती है, तभी उसकी नज़र कुछ स्टूडेंट पे जाती है जो अपने जूनियर को परेशान कर रहे थे। आर्या उसी तरफ बढ़ जाती है। यहाँ एक सीनियर का ग्रुप कुछ जूनियर स्टूडेंट से उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे थे। तभी एक सीनियर लड़का अपने सामने खड़ी लड़की को अपने एक साथी को किस करने बोलता है। लड़की थोड़ा डरते हुए पहले मना करती है, पर सीनियर नहीं मानते। तो लड़की नम आंखों के साथ उस लड़के के तरफ बढ़ जाती है। वो लड़का भी उस लड़की को देख गंदे तरीके से मुस्कुरा के अपना गाल आगे कर देता है। इससे पहले वो लड़की उसे किस कर पाती, एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गालों पे पड़ता है। थप्पड़ की वजह से लड़का हैरान होके अपना सिर घुमा के देखता है, तो उसके सामने आर्या खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। लड़का आर्या को देख गुस्से से दांत पिसते हुए, आर्या फिर से नहीं, आर्या उस लड़के को घूरते हुए, तुम जब गलत करोगे तब हम यही करेंगे। आर्या की बात सुन उसे गुस्सा आ जाता है, पर उसका साथी उस वहां से खिंच के लेके चला जाता है। आर्या भी सारे जूनियर स्टूडेंट को उनके क्लास में भेज देती है। तभी आर्या के पास उसकी फ्रेंड उर्वी आती है। उर्वी आर्या से, आर्या आज फिर से, आर्या उसे घूरते हुए, तुम कहाँ थी, हम कब से ढूंढ रहे थे। उर्वी उसके चीन को पकड़, अरे मेरी जान, मैं लाइब्रेरी में बुक वापस करने गई थी, चल अब क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। इतना बोल दोनों अपने क्लास के लिए चले जाते हैं। रात का वक्त। सिंह निवास में प्रणय और पायल सोफे पे बैठे हुए थे और उनके सामने आर्या अपना सिर झुकाए खड़ी थी। प्रणय, छोटी, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। पायल, हाँ डॉट।
क्या जरूरत थी उस लड़के पे हाथ उठाने की? अगर वो कुछ गलत कर रहा था तो प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो। सीधा हाथ क्यों उठाया? आर्या दी। वो उसकी बात बीच में काट के प्रणय बोलता है, हाँ डॉट। पता है वो गलत कर रहा था, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आप प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने जाती तब तक देर हो जाती, सब पता है। उसके इतना बोलते ही बाहर कार रुकने की आवाज आती है, जिसे आर्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वही प्रणय और पायल एक दूसरे को देखते हैं। आर्या जल्दी से उन दोनों के बीच में बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज आप दोनों माँ को कुछ मत बताएगा। आर्या ये बात बहुत रिक्वेस्टिंग टोन में बोलती है। प्रणय और पायल उसे देखने लगते हैं। तो आर्या फिर से अपनी आंखें टीमा देती हैं। उसकी इस हरकत पे पायल और प्रणय हंसने लगते हैं। फिर पायल धीरे से आर्या के सिर पे मार बोलती है, नौटंकी। तब तक आरती जी और प्रकाश जी घर में आ जाते हैं। जब उन दोनों की नज़र साथ में बैठे तीनों पी जाती है तो प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं और आरती जी की आंखें छोटी हो जाती हो। दोनों उनके पास आके बैठे जाते हैं। आरती जी उन तीनों को घूरते हुए, तुम तीनों एक साथ। आरती जी की बात सुन प्रणय, कुछ नहीं माँ, हम बस ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे। प्रणय की बात सुन आरती जी अपना सिर हिला देती है। फिर आर्या के तरफ देख, और तुम क्या गड़बड़ की आज? आरती जी की बात सुन आर्या थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर झूठी हंसी के साथ बोलती है, क्या माँ आप भी? मैंने आज कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो कभी गड़बड़ करती ही नहीं हूँ। आर्या की बात सुन उसे आरती जी के साथ प्रणय और पायल भी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। पर प्रकाश जी मुस्कुरा के आर्या से बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा हमारी राजकुमारी ने। उनकी बात सुन अब तीनों उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं तो वो झेप जाते हैं। फिर प्रकाश जी पायल और प्रणय के साथ ऑफिस की बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब डिनर करके अपने कमरे में सोने जाते हैं। यहाँ आर्या अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक परछाई अंदर आती है। वो आके आर्या के पास बैठ उसके सिर को सहलाने लगती है। तभी पीछे से प्रकाश जी की आवाज आती है, अगर इतना प्यार करती है तो हमेशा उसे डांटती क्यों रहती है आरती जी? प्रकाश जी की बात सुन आरती जी बिना पलटे आर्या के चेहरे को देखते हुए, क्योंकि आप तो डांटते नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा प्यार पाके मेरी बेटी बिगड़ जाए, और वैसे भी सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। फिर प्रकाश जी के तरफ देख, वैसे क्या किया है आज इसने? आरती जी की बात सुन प्रकाश जी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो आरती जी बोलती है, मुझसे मत छुपाए। अच्छे से जानती हूँ आपकी राजकुमारी को, जब हमारे सामने इतनी शरारत करती है तो जब हम नहीं थे तब वो शांत रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरती जी की बात सुन प्रकाश जी मुस्कुरा के अपने कमरे में चलिए। प्रकाश जी की बात सुन आरती जी शर्मा के, धत, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आरती जी की बात सुन प्रकाश जी हंसते हुए, अरे आरती जी आप हमें गलत समझ रही है। हम तो इसलिए आपको कमरे में बुला रहे हैं ताकि आवाज से आर्या की नींद ना खराब हो। प्रकाश जी की बात सुन आरती जी झेप जाती है तो प्रकाश जी उनके पास आके, वैसे आप जो सोच रही थी वो। प्रकाश जी के इतना बोलते ही आरती जी बोलती है, बकवास मत कीजिए और चलिए यहाँ से। इतना बोल वो आर्या के कमरे से बाहर चली जाती है और प्रकाश जी भी उनके पीछे चले जाते हैं। उनके जाते ही आर्या के होठों पे एक मुस्कान तैर जाती है। लक्ष्मी निवास। ओमकर अपने कमर के सोफे पे बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। बहुत देर काम करने के बाद उसने लैपटॉप बंद किया और अपना सिर पीछे सोफे से लगा अपनी आंखें बंद कर ली। ओमकर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके आंखों के सामने कार में आर्या के करीब आने वाला दृश्य आ गया। ओमकर ने झट से अपनी आंखें खोली और बोला, ये क्या था? मुझे उसका चेहरा क्यों दिख रहा था? फिर अपना सिर झटक बाथरूम में जाके फ्रेश होके आके बेड पे लेट जाता है और उसे गहरे नींद आ जाती है। यहाँ पीयूष के कमरे में उसकी नींद तो उड़ी हुई थी, क्योंकि उसे बार बार पायल का चेहरा ही याद आ रहा था और वो पायल के ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पायल का भी यही हाल था।
उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार पीयूष का उसको देखना यही सब याद आ रहा था। अगली सुबह लक्ष्मी निवास में दिन की शुरुआत ओमकर के सुबह के पूजा से ही होती है। वही सिंह निवास में सुबह की शुरुआत आर्या के पूजा से होती है। लक्ष्मी निवास सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी शैलेंद्र जी ओमकर से बोलते हैं, ओम बेटा, आज सिंह इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग है, तो आप जा रहे हैं? शैलेंद्र जी की बात सुन ओमकर, जी पापा, मैं और पीयूष दोनों मीटिंग अटेंड करेंगे। शैलेंद्र जी, ठीक है, पर ध्यान रहे मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओमकर, जी पापा। नाश्ता करने के बाद शैलेंद्र जी, ओमकर और पीयूष ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सिंह निवास पूजा के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी आर्या प्रकाश जी से बोलती है, पापा कल रात को हमने एक अजीब सा सपना देखा। आर्या की बात सुन प्रकाश जी, अच्छा, तो बताओ क्या सपना देखा मेरी राजकुमारी ने? तो आर्या मुस्कुराते हुए, पापा हमने कल सपने में देखा कि रात की आप और माँ मेरे कमरे में आए थे और फिर आप दोनों वो। उसकी बात अभी इतनी ही हुई थी कि इतने में ही आरती जी जोर जोर से खांसने लगती है और प्रकाश जी मुस्कुराने लगते हैं। पायल आरती जी को पानी देती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। आरती जी खुद को नॉर्मल कर आर्या को देख घूरती है तो आर्या अपनी दांत दिखा देती है। वही प्रकाश जी अपना मुंह दबा के हंसने लगते हैं। वही पायल और प्रणय कंफ्यूज होके उन तीनों को देख रहे थे। आरती जी आर्या को डपते हुए, आर्या चुपचाप नाश्ता करो, आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने हम आएंगे। आरती जी की बात सुन आर्या जो मुस्कुरा रही थी, उसके मुस्कान गायब हो जाती है और वो प्रकाश जी को देखने लगती है। तो प्रकाश जी अपने कंधे उचका देते हैं, जिसे आर्या का मुंह बन जाता है। प्रकाश जी प्रणय से, बेटा, आज ठाकुर कंपनी के साथ मीटिंग है ना? प्रणय, जी पापा, हम और पायल अटेंड करेंगे मीटिंग और सब संभाल लेंगे। ऐसे ही कुछ देर और बात करने के बाद प्रणय, पायल और प्रकाश जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही उनके बाद आरती जी आर्या को लेके उसके कॉलेज के लिए ड्राइवर के साथ निकल जाती है। कार में ड्राइवर कार चला रहा था और पीछे आरती जी के साथ आर्या बैठी हुई थी। आर्या नर्वस होके अपने हाथों के उंगलियों के नाखून चबा रही थी और मन में बड़बड़ा रही थी, हमने रात वाली बात की ही क्यों? अगर नहीं करती तो माँ आती ही नहीं हमें छोड़ने। अगर इन्हें हमारे कल के कारनामे के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? आर्या यही सब सोच रही थी। कार रुकते ही वो अपनी सोच से बाहर आती है और कार से बाहर देखने लगती है तो वो लोग कॉलेज पहुंच गए थे। कार के एक साइड से आरती जी उतरती है और दूसरे तरफ से आर्या उतरती है। आरती जी आर्या को लेके कॉलेज में चली जाती है। तभी उन्हें रास्ते में उर्वी मिलती है, जो आरती जी को आर्या के साथ देख हैरान हो जाती है, पर कुछ नहीं बोलती है। आरती जी आर्या को लेके सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल जी आरती जी को देख खड़े हो जाते हैं और उन्हें बैठने बोलते हैं। आरती जी बैठ जाती है और उनके सामने प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे और आर्या आरती जी के साइड में अपना सिर झुकाए खड़ी थी। आरती जी प्रिंसिपल से, हमने आपसे सुबह कुछ कहा था। प्रिंसिपल जी, हो गया है। इतना बोल वो बेल बजा के पियून को बुला के किसी को लाने बोलते हैं। कुछ देर बाद पियून अपने साथ एक लड़के को लेके आता है। आर्या की नज़र जब उस लड़के पे जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये वही लड़का था जिसे आर्या ने कल थप्पड़ मारा थे। आर्या को अब डर लगने लगा। तभी आरती जी खड़ी होके उस लड़के के पास जाती है और बोलती है, क्या आपको ही हमारी बेटी ने कल थप्पड़ मारा था? आरती जी की बात सुन वो लड़का एटीट्यूड में अपना सिर हिला देता है तो आरती जी एक थप्पड़ उसे खींच के मारती है। आरती जी के ऐसा करने से आर्या के साथ प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं। वही वो लड़का अपने गाल पे हाथ रख आरती जी को देखने लगता है तो आरती जी उसे उंगली दिखा के, अगर उसने तुम्हें मारा तो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करो। उसके तस्वीरों को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने गलती की है हमारी बेटी से उलझ के। इतना बोल वो प्रिंसिपल के तरफ देख, कितनी कंप्लेंट है, इस लड़के के खिलाफ सबको एक्शन में लो और इसे सस्पेंड करो। इतना बोल वो आर्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेके बाहर चली जाती है। बाहर कार के पास आर्या, उर्वी और आरती जी खड़े थे। आर्या आरती जी से, माँ, आपको कैसे पता चला कि वो हमारी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? आरती जी मुस्कुरा के, आपने बच्चों पे अच्छे से नजर रहती है हमारी। हमें प्रणय से पता चला वो आपके कॉलेज पे अच्छे से नजर रखे हुए है। कल रात को ही कॉलेज के साइड पे आपकी कुछ तस्वीरें गलत तरीके से पोस्ट की गई थी। हम प्रणय ने जैसे बताया हमने प्रिंसिपल को कॉल कर साइड ब्लॉक करवा दी और तस्वीरें हटा दी। फिर प्यार से आर्या के गाल को छू के, हम आपको शरारत या गलत करने पे इसलिए डांटते हैं ताकि आप किसी प्रॉब्लम ना फंसे, तो कोशिश करना कि शरारत थोड़ी कम करो। आरती जी की बात सुन आर्या हंसने लगती है और उसको हंसता देख आरती जी भी मुस्कुरा देती है। फिर वो घर के लिए चली जाती है और आर्या उर्वी के साथ अपने क्लास में चली जाती है। सिंह कंपनी। यहाँ प्रणय और पायल मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और प्रणय का असिस्टेंट कपिल अपने साथ 2 लोगों को लेके अंदर आता है। प्रणय और पायल की नज़र जैसे ही उन दोनों पे जाती है, दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वही हाल ओमकर और पीयूष का भी था। ओमकर और पीयूष उन दोनों के पास हाथ मिलाते हैं। प्रणय मुस्कुरा के, हेलो मिस्टर ठाकुर, आई एम प्रणय सिंह। फिर पायल के तरफ इशारा कर, और ये मेरी बहन पायल सिंह है। ओमकर एक्सप्रेशन लेस चेहरे से हाथ मिला के, हेलो मिस्टर सिंह। पीयूष के तरफ इशारा कर, ये मेरा भाई पीयूष ठाकुर है। चारों बैठ जाते हैं। तभी प्रणय आगे बोलता है, सोचा नहीं था दोबारा मुलाकात ऐसे होगी। प्रणय की बात सुन ओमकार बस मुस्कुरा देता है। फिर वो दोनों डील के बारे में बात करने लगते हैं। पीयूष और पायल भी बीच बीच में सजेशन दे रहे थे, पर डील से ज्यादा उनका ध्यान एक दूसरे पे था। दोपहर का वक्त। आर्या और उर्वी अपने क्लास खत्म कर कॉलेज से बाहर निकलती है। उर्वी घर चली जाती है और आर्या को लेने ड्राइवर आता है। आर्या गाड़ी में बैठे कुछ सोच के ड्राइवर गाड़ी सिंह कंपनी के ऑफिस लेके चलने बोलती है। ड्राइवर थोड़ा हिचकिचा के, मैम, बड़ी मैडम ने कहा है कि आपको कॉलेज से सीधा घर लेके आऊं। ड्राइवर की बात सुन आर्या अपनी आंखें गोल गोल घुमा के बोलती है, अरे काका, हम बस भाई से मिलने जा रहे हैं, बाकी हम कोई शरारत नहीं करेंगे। फिर अपने गले पे चुटी लेके, सच्ची डॉट, इतना बोल वो अपनी आंखें टिमटिमा देती है। ड्राइवर मुस्कुरा के कार स्टार्ट कर सिंह ऑफिस के तरफ ले लेता है। सिंह ऑफिस। आर्या की कार आके रुकती है। आर्या ड्राइवर को रुकने का बोल सीधा ऑफिस के अंदर जाती है। आर्या को देख सब ऑफिस स्टाफ उसे ग्रेट करते हैं। आर्या मुस्कुरा के लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पे जाती है। लिफ्ट प्रणय के कैबिन वाले फ्लोर पे आके रुकती है। आर्या जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगती है। आर्या अपने ही धुन में अपने दुपट्टे से खेलते हुए चले जा रही थी, इसलिए सामने से आ रहे ओमकार को देख नहीं पाती और ओमकार मोबाइल कुछ करते हुए आ रहा, जिस वजह से उसका ध्यान भी आर्या पे नहीं था और दोनों टकरा जाते हैं। टकराने के वजह आर्या गिरने लगती है, तो बचने के लिए वो सामने वाले का शर्ट पकड़ लेती है और ओमकार संभाल नहीं पाता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसा था कि आर्या जमीन पे गिरी हुई थी और ओमकार उसके ऊपर था। आर्या की आंखें डर की वजह से बंद थी और उसका चेहरा उसके दुपट्टे से ढका हुआ था, पर उसकी बंद आंखें दिख रही थी। ओमकार आर्या के ऊपर था और वो एकटक आर्या को देख रहा था। आर्या ने अपने दोनों हाथों के मुट्ठियों में ओमकार का शर्ट पकड़ा हुआ था। वही ओमकार के हाथ आर्या के साइड में थे। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे, दोनों के शरीर का कुछ हिस्सा आपस में टकरा रहा था और दोनों की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। आर्या ने बड़ी हिम्मत कर अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें ओमकार के नीली आंखों से टकरा गई। ओमकार भी आर्या की आंखों में खो गया।
तभी न जाने ओमकार को क्या हुआ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के आर्या के चेहरे से उसका दुपट्टा हटा दिया। ओमकार के ऐसा करने से आर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तो पहले ही ओमकार को यहां देख शॉक थी। छोटी, प्रणय की आवाज से आर्या और ओमकार का ध्यान टूटता है और ओमकार जल्दी से खड़ा हो जाता है। वही आर्या अभी जमीन पे थी, पर ओमकार उसे ना ही उठने में मदद करता है और ना ही उसकी तरफ देखता है। प्रणय आके आर्या को उठाता है और बोलता है, छोटी, आप यहाँ क्या कर रही है? आर्या अपनी कमर पे हाथ रख कर आहते हुए, आपसे मिलने आए थे भाई, लेकिन लगता है सही वक्त पे नहीं आए। इतना बोल वो ओमकार को घूरने लगती है, जो पहले से उसे घूर रहा था। प्रणय ओमकार के पास जाके, आप ठीक है मिस्टर ठाकुर? प्रणय के सवाल पे ओमकार बस अपना सिर हिला देता है। तो प्रणय आगे बोलता है, वैसे आप दोनों गिरे कैसे? प्रणय के इस सवाल पे ओमकार और आर्या एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, तो प्रणय भी कुछ नहीं बोलता है। तब तक पीयूष और पायल भी आ जाते हैं। पायल आर्या को यहाँ देख बोलती है, छोटी, आप यहाँ? पायल के सवाल पे आर्या चिढ़के, हाँ, भाई से मिलने आए थे। प्रणय, अच्छा बाबा अब गुस्सा मत कीजिए। फिर पायल के तरफ देख के, पायल आप छोटी को लेके कैबिन में जाए। पायल और आर्या वहां से चले जाते हैं। तो प्रणय ओमकार के तरफ देख, अगर छोटी ने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिएगा, उसमें अभी बचपना है। प्रणय की बात सुन ओमकार सिर्फ इट्स ओक बोलता है और वहां से चला जाता है। पीयूष भी उसके पीछे चला जाता है। प्रणय भी वहां से कैबिन की तरफ चला जाता है। प्रणय के कैबिन में आर्या सोफे पे बैठी थी और पायल उसे डांट रही थी। तभी प्रणय कैबिन के अंदर आता है। प्रणय को देख आर्या जल्दी से सोफे से उछल के प्रणय के पास जाके उसके गले में किसी छोटे बच्चे की तरफ लटक जाती है। आर्या के ऐसा करने से प्रणय थोड़ा लड़खड़ा जाता है, पर जल्दी ही वो आर्या को अपने साथ संभाल लेता है। प्रणय आर्या को पकड़ के, छोटी ये क्या हरकत है? अभी आप गिर जाती तो? आर्या उसे देख मुस्कुरा के, आप मुझे गिरने थोड़े देते। आर्या की बात पे प्रणय के साथ पायल भी मुस्कुरा देती है। फिर तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं। प्रणय ने खाने के लिए कुछ स्नैक ऑर्डर किए थे। आर्या वही खाते हुए बोलती है, भाई। थैंक यू। प्रणय, किस लिए? आर्या खाते हुए, आपने जो उस लड़के से बचाने के लिए किया उसके लिए। आर्या के बात पे प्रणय अपना एक एब्रो उठा के, तो अब आप अपने भाई को थैंक यू बोल रही है? तो अब हम माँ को आपके बाकी सारे कारनामे भी बता देते हैं। प्रणय की बात सुन आर्या का खाना उसके गले में अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। आर्या के खांसने से पायल जल्दी से उसकी पीठ सहलाने लगती है और प्रणय उसे पानी पिलाता है। पानी पी के आर्या गहरी सांस लेती है। तभी पायल परेशान होके पूछती है, छोटी आप ठीक तो है? प्रणय भी, हाँ छोटी, क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? आर्या गहरी सांस लेके अपना सिर प्रणय के कंधे पे रख, हम ठीक है, आप दोनों परेशान मत होइए। पायल प्यार से आर्या के सिर पे हाथ फेरती है और प्रणय के दूसरे कंधे पे अपना सिर रख देती है। तो प्रणय मुस्कुरा के दोनों को सिर पे हाथ फेरने लगता है। वही कैबिन के दरवाजे पे खड़े प्रकाश जी उन तीनों को ऐसे देख मुस्कुरा देते हैं और अपने मोबाइल के कैमरे में उस लम्हे को कैद कर लेते हैं। फिर वहीं से वापस चले जाते हैं। ओमकार अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन के डोर पे नॉक होता है। ओमकार अपने कर्कश आवाज में, कम इन। ओमकार की आवाज सुन उसका असिस्टेंट तेजस अंदर आता है। तेजस अंदर आके ओमकार के सामने खड़ा हो जाता है। ओमकार एक नज़र उसे देख बोलने का इशारा करता है, तो तेजस एक फाइल उसके सामने रख बोलता है, सर, ये वो सिंह कंपनी वाली फाइल है। अगर डील फिक्स है तो आपके साइन चाहिए। तेजस की बात सुन ओमकार के सामने एक बार फिर से आर्या का चेहरा आ जाता है। ओमकार अपना सिर झटक जल्दी से फाइल पे साइन कर देता है। ओमकार के ऐसे करने से तेजस उसे हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि ओमकार ने आज तक बिना पढ़े किसी फाइल पे साइन नहीं किए थे।
ओमकार फाइल तेजस को दे देता है। तेजस फाइल लेके कैबिन के बाहर चला जाता है। तेजस के जाने के बाद ओमकार गहरी सांस लेके इस पागल लड़की का चेहरा बार बार क्यों याद आता है, इतना बोल वो अपना सिर पीछे चेयर पे लगा के आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही एक बार फिर उसके आंखों के सामने आर्या का चेहरा आता है। ओमकार झट से अपनी आंखें खोल लैपटॉप पे काम करने लगता है। शाम का वक्त। सिंह निवास। प्रणय और पायल आर्या के साथ ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों घर पहुंच के अपने अपने कमरे में जाके फ्रेश होते हैं। कुछ देर बाद सब डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब डिनर कर रहे थे और आर्या बस खाने में चम्मच घुमा रही थी। आरती जी, आर्या खाना खाओ। आर्या मुंह बना के खाने लगती है। आर्या एक निवाला खा के फिर नखरे करती है तो उसके बगल में बैठे प्रकाश जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं, जिसे आर्या मुस्कुरा के खाने लगती है। वही प्रणय और पायल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। पर आरती जी प्रकाश जी को घूरते हुए बोलती है, आपके लाड के वजह से ही बिगड़ी है ये। और कितना बिगाड़ने का इरादा है आपका? आरती जी की बात सुन प्रकाश जी मुस्कुरा के, जब तक मेरी राजकुमारी मेरे पास है मैं उसे ऐसे ही लाड़ करता रहूंगा। और हाँ, वो बिगड़ी नहीं है। प्रकाश जी की बात सुन आर्या एक एटीट्यूड वाली स्माइल आरती जी को देती है तो आरती जी उसे गुस्से से घूरने लगती है, जिसे आर्या झेप जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। तभी पायल बोलती है, वैसे छोटी, क्या आप इस साल भी कॉलेज का एनुअल डे कब है? आर्या मुस्कुरा के, 2 दिन बाद और आप सब आना है, क्योंकि इस बार भी हमने डांस लिया है। ये सब बोलते वक्त आर्या के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जिसे सब देख रहे थे। सब जानते थे आर्या को डांस करना कितना पसंद था। लक्ष्मी निवास। यहाँ सब डिनर करने बैठे हुए थे। तभी शैलेंद्र जी बोलते हैं, माँ, एसवी कॉलेज में एनुअल डे है तो एस चीफ गेस्ट हमारे परिवार को बुलाया गया है। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के, हाँ, तो चलेंगे हम सब। कब है एनुअल डे? शैलेंद्र जी, 2 दिन बाद माँ। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के, ठीक है, हम सब चलेंगे। लक्ष्मी जी की बात सुन सब मान जाते हैं। तभी ओमकार बोलता है, मैं नहीं आऊंगा। ओमकार की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। लक्ष्मी जी, क्यों ओम बेटे? ओमकार बिना किसी भाव के, मुझे जरूरी काम है। इतना बोल वो अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में चला जाता है। उसके मना करने से सबके चेहरे उतर जाते हैं। तो पीयूष बोलता है, अरे आप सब फिक्र मत कीजिए, भाई को लेके आने की जिम्मेदारी मेरी। बस अब सब ये लटके हुए मुंह उठाए और खुश हो जाए। पीयूष की बात सुन सबके चेहरे पे एक बार फिर से मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त। पायल अपने कमरे में बेड पे लेटी हुई थी। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। पायल अपना मोबाइल देखती है तो उसमें किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। पायल जानती नहीं थी, इसलिए उसने मैसेज किया, कौन? उसके इतना मैसेज करते ही उसके मोबाइल की रिंग बजती है और पायल देखती है तो उसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। पायल थोड़े देर सोचने के बाद कॉल उठा के हेलो बोलती है तो सामने से एक लड़के की मोहक आवाज आती है, पायल जी, मैं पीयूष हूँ। पीयूष का नाम सुनते ही पायल की आंखें बड़ी हो जाती है। वही पीयूष जब देखता कि पायल कुछ नहीं बोल रही तो वो एक बार फिर बोलता है, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? ये बोलते वक्त पीयूष की आवाज में थोड़ी उदासी थी, जिसे महसूस कर पायल झट से बोली, जी, हमने आपको पहचाना लिया। पायल की बात सुन पीयूष खुश हो जाता है। वही पायल आगे बोलती है, आपने हमें इतनी रात को कॉल किया, कोई काम था क्या? पायल का सवाल सुन पीयूष मुस्कुरा के, जी हाँ, वो मेरा एक सामान आपके पास छूट गया है, बस उसी के लिए कॉल किया था। पीयूष की बात पायल को कुछ समझ नहीं आती है तो वो बोलती है, पर हमारे पास तो आपको कोई सामान नहीं है। पायल की बात सुन पीयूष की मुस्कुरा और बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, आपके पास ही है पायल जी।
पीयूष की बात सुन इस बार पायल थोड़ा चिढ़के, आपका कौन सा सामान हमारे पास है? पायल का सवाल सुन पीयूष जल्दी से बोलता है, मेरा दिल, जो आपके पास रह गया है। पीयूष का जवाब सुन पायल को शर्म आ जाती है। पायल जब कुछ नहीं बोलती तो पीयूष बोलता है, क्या आप शर्मा रही है? पीयूष की बात सुन पायल हैरान हो जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है, फिर हंसने लगती है। फिर दोनों में ऐसे ही बातें होने लगती है और दोनों को बातें करते करते न जाने कब नींद आ जाती है। अगली सुबह ओमकार और पीयूष नाश्ता कर ऑफिस के लिए चले जाते हैं और पूरे रास्ते पीयूष ओमकार को कॉलेज में आने के लिए मना रहा था। ऐसे ही दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। आखिर में पीयूष जब देखता है कि ओमकार नहीं मान रहा है तो वो बोलता है, भाई, अगर आप कॉलेज के एनुअल डे में आओगे तो दादी आपसे तब तक शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगी जब तक आप नहीं चाहोगे। अरे दादी, क्या घर का कोई और भी बात नहीं करेगा? इतना बोल पीयूष ओमकार को देखता है तो उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए थे। ओमकार कुछ सोच के हैं बोल देता है, जिसे पीयूष खुश होके ओमकार के गले लग जाता है। ओमकार अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन के डोर पे नॉक होता है। ओमकार अपने कर्कश आवाज में कम इन। ओमकार की आवाज सुन उसका असिस्टेंट तेजस अंदर आता है। कुछ वक्त बाद सब डिनर करने नीचे आते हैं। तभी प्रकाश जी आर्या को ना देख एक सर्वेंट को उसे बुलाने भेजते हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट थोड़ा परेशान होके आता है और बोलता है, मालिक, छोटी मैम कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। उस सर्वेंट की बात सुन सब थोड़ा घबरा जाते हैं और अपने जगह से उठ जाते हैं। प्रकाश जी आर्या के कमरे तरफ जाते हुए, क्या आज वो किसी से नाराज थी? सब ना बोलते हैं। सब जल्दी से आर्या के कमरे के पास जाते हैं और उसके डोर पे जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। बहुत नॉक करने के बाद भी आर्या दरवाजा नहीं खोलती है तो अब सबकी घबराहट बढ़ जाती है। तभी आरती जी अपने कमरे दौड़ के जाती है और अपने साथ एक चाबी लाके प्रकाश जी को देती है। प्रकाश जी जल्दी से चाबी लगा के आर्या के कमरे का दरवाजा खोल सबके साथ अंदर जाते हैं। सामने का नजारा देख सब हैरान हो जाते हैं। प्रकाश जी जल्दी से आर्या के पास जाते हैं जो बेड पे सो रही थी। प्रकाश जी आर्या के पास जाके देखते हैं तो आर्या ने कान में एयरपोर्ट लगे थे। प्रकाश जी के साथ प्रणय और पायल भी वहां आए थे। प्रणय जल्दी से आर्या के कान से एयरपोर्ट निकाल उसे उठाता है। आर्या अपनी आंखें मसलते हुए उठती है तो सामने सबको देख थोड़ी हैरान होती है और बोलती है, आप सब हमारे कमरे में। इसके आगे वो कुछ बोलती उसे पहले उसकी नजर आरती जी पे जाती है जो गुस्से से उसे घूर रही थी। आरती जी को देख आर्या थोड़ा डर जाती है और प्रकाश जी को देखने लगती है। वही बाकी सब भी आर्या नजरों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि आरती जी गुस्से से आर्या को घूर रही थी। इससे पहले प्रकाश जी या कोई और कुछ बोलता आरती जी आर्या के पास आके उसकी बाह पकड़ उस पे चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या है आर्या? हाँ, बच्ची नहीं हो तुम? कब से दरवाजा पे नॉक रहे हैं? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या? इतना बोल वो आर्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर इससे पहले वो आर्या को मार पाती प्रकाश जी आरती जी का हाथ पकड़ लेते हैं और वही प्रणय और पायल आर्या को अपने पीछे कर लेते हैं। प्रकाश जी आरती जी से थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, ये आप क्या कर रही है आरती जी? बच्ची है वो। आरती जी अपना हाथ छुड़ा के, बच्ची नहीं है वो। देखा नहीं आपने, हम कब से बाहर इसके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये आराम से अपने कान में एयरपोर्ट डाल सो रही थी। ये सब आरती जी बहुत गुस्से में बोल रही थी और इस वक्त उनकी आंखें नम हो गई थी। अब ये आर्या की फिक्र के वजह से या गुस्से के वजह से था पता नहीं। वही आरती जी की ये सब बोलते हुए जब आर्या पे नजर जाती है तो वो एकदम से चुप होके उसे देखने लगती है। आरती जी के एकदम से चुप होने से बाकी सब भी आर्या की तरफ देखते हैं तो आर्या डर के वजह से प्रणय के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
आरती जी आर्या को ऐसे देख उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, पर तभी आर्या डर के और पीछे हो जाती है। उसे लग रहा था कि आरती जी फिर से उस पे उनको हाथ उठाएगी। प्रणय जब आर्या का हाथ पकड़ता है तो देखता है वो डर के वजह से कांप रही थी। प्रणय जल्दी से आर्या को चुप कराने लगता है, पर आर्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी प्रकाश जी उसके पास आके उसे चुप कराने लगते हैं, तो आर्या उनके गले लग जोर जोर से रोने लगती है। आर्या को रोते देख आरती जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वही आर्या को रोता देख बाकी सब परेशान हो जाते हैं और सब उसे चुप कराने लगते हैं। आरती जी से आर्या के आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। वो अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली जाती है। वही आर्या का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, तो प्रकाश जी उसे बेड पे बैठा देते हैं। आर्या का रोना अब हिचकी में बदल गया था, तो प्रणय पायल को पानी लाने बोलता है। पायल जल्दी से टेबल पर रखा हुआ पानी लाके आर्या को पिलाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। कुछ देर बाद आर्या का रोना बंद होता है और अब बस उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। प्रकाश जी उसे चुप कराके के प्रणय और पायल को इशारा कर कमरे से बाहर चले जाते हैं। यहाँ प्रणय आर्या को अपने गले लगा उसका सिर सहलाने के चुप कराता है। प्रकाश जी अपने कमरे में आते हैं, जहाँ आरती जी बेड पे बैठी रो रही थी। प्रकाश जी उनके पास जाके उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, तो आरती जी पलट के उनके सीने से लग जाती है और फुट फुट के रोने लगती है। प्रकाश जी उनकी पीठ सहला के उन्हें चुप कराने लगते हैं। कुछ देर बाद आरती जी का रोना कम हो जाता है, तो प्रकाश जी बोलते हैं, आप जानती है ना वो आपके गुस्से से कितना डरती है। फिर भी आरती जी उनके सीने से अपना सिर उठा के बोलती है, देखा ना आपने आज। आप जानते हैं ना उसके लिए हम कितना परेशान रहते हैं। हम बहुत डर गए थे और हमारा डर उस पे गुस्सा बन के फुट गया। अब वो हमसे और डरेगी और हमसे बात भी नहीं करेगी। नाराज हो गई होगी हमसे। इतना बोल वो फिर से रोने लगती है। तो प्रकाश जी बोलते हैं, आप जानती है आपको अपनी बेटी को कैसे मनाना है। इतना बोल वो आरती जी के आंखों से आंसू पोंछ बोलते हैं, अब चले खाना खाने, नहीं तो आप माँ बेटी के वजह से हम सबको भूखे रहना पड़ेगा। प्रकाश जी की बात सुन आरती जी रोते रोते मुस्कुरा देती है और अपने आंसू पोंछ प्रकाश जी से बोलती है, क्या आर्या शांत हो गई। प्रकाश जी, थोड़ा हमने कर दिया था, बाकी प्रणय और पायल कर देंगे। आरती जी, आप उसे खाना खाने लेके आइए, हम नीचे जाते हैं। आरती जी की बात सुन प्रकाश जी उनके माथे को चूम बोलते हैं, हाँ डॉट, हम आपके बेटी को लेके आते हैं। आरती जी मुस्कुरा के नीचे चली जाती है और प्रकाश जी आर्या के कमरे के तरफ बढ़ जाते हैं। प्रकाश जी आर्या के कमरे में आके देखते हैं तो आर्या पायल के गोद में अपना सिर रखे हुए बेड पे लेटी हुई थी और प्रणय उसके सामने बैठा उसके सिर को सहलाते हुए उसे कुछ समझा रहा था। प्रकाश जी उन भाई बहन को देख मुस्कुरा देते हैं, फिर कमरे में आके बोलते हैं, अगर हमारी राजकुमारी का रोना हो गया हो तो नीचे चलिए, खाना खाते हैं, हमें बहुत तेज भूख लगी है। प्रकाश जी की बात सुन पायल और प्रणय मुस्कुरा देते हैं, पर आर्या नहीं उठती है। वो वैसे ही पायल के गोद में सिर रखे लेटी हुई थी। प्रकाश जी उसके पास जाके उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर उसे उठाते हैं और अपने साथ नीचे चलने बोलते हैं, पर आर्या ना में अपना सिर हिला देती हैं। तो प्रकाश जी प्रणय को देखते हैं तो प्रणय मुस्कुरा के आर्या के तरफ पीट कर अपने घुटने पे बैठ जाता है। आर्या पहले प्रकाश जी को देखती है, फिर प्रणय के गले में अपनी बाहें डाल देती है। तो प्रणय अपना हाथ पीछे कर उसे पीठ से पकड़ खड़ा हो जाता है। अब बताने की तो जरूरत नहीं है कि प्रणय ने आर्या को पिगी बैग राइड दी है। प्रणय आर्या को लेके नीचे जाने लगता है और उसके पीछे पायल और प्रकाश जी मुस्कुरा के आते हैं। अब आर्या के चेहरे पे भी एक प्यारी मुस्कान थी। प्रणय आर्या को लेके डाइनिंग टेबल के पास आता है और उन्हें देख आरती जी के चेहरे पे भी मुस्कान तैर जाती है। वही आर्या की नजर जैसे ही आरती जी पे जाती है, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। प्रणय आर्या को नीचे उतार देता है
आर्या अपना सिर झुका के चुपचाप खड़ी हो जाती है। तब तक वहां प्रकाश जी और पायल भी आते हैं। वही आर्या का ऐसा रिएक्शन देख आरती जी के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो जाती है और वो प्रकाश जी को देखने लगती है तो प्रकाश जी उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं। प्रकाश जी आर्या को डाइनिंग टेबल पर बैठा देते हैं और बाकी सबको भी बैठने बोलते हैं। सब बैठ जाते हैं और सर्वेंट सबको खाना सर्व करते हैं और सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। आरती जी की नजरें बार बार आर्या पे जा रही थी, जो आज अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खाना खा रही थी, वो भी बिना कोई नखरे दिखाए। लक्ष्मी निवास। यहाँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठ डिनर कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी बोलती है, ओम बेटा, कल तुम कॉलेज चलोगे ना? ओमकार खाना खाते हुए बस अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसे सब खुश हो जाते हैं। वही लक्ष्मी जी के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ओमकार अपने कमरे में बेड पे लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ओमकार बस करवटें बदल रहा था। आखिर में थक के वो उठ के बालकनी में आता है और ठंडी हवा को महसूस कर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। सिंह निवास। आर्या अपने कमरे में बेड पे सोई हुई थी और उसके साथ आज पायल भी थी, जो जागी हुई अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल साइड में रखा और आर्या के सिर पे हाथ फेर सो गई। आधी रात को आर्या के कमरे का दरवाजा खुला और आरती जी के साथ प्रकाश जी अंदर आते हैं। आरती जी आके आर्या के पास बैठे जाती है। वो आर्या के चेहरे को ध्यान से देखती है, जो मुरझाया हुआ था, और उसके सिर पे हाथ फेरने लगती है। प्रकाश जी उसके कंधे पे हाथ रख, आपको कल सुबह तक उसे मनाना होगा, नहीं तो उसका मूड ऑफ रहेगा और फिर डांस पे वो ध्यान नहीं दे पाएगी। प्रकाश जी की बात सुन आरती जी हाँ में अपना सिर हिला देती है, फिर प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। आरती जी पायल को देखती है और उसके सिर पे हाथ फेर उसके माथे को भी चूम प्रकाश जी के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। आर्या और पायल दोनों आराम से सो रही थी। अगली सुबह लक्ष्मी निवास। पूजा के बाद सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी शैलेंद्र जी बोलते हैं, माँ, आपको और साधना को ड्राइवर कॉलेज ले जाएगा। मैं, ओम और पीयूष ऑफिस से सीधा वहां आएंगे। शैलेंद्र जी की बात सुन लक्ष्मी जी, ठीक है, पर टाइम पे आ जाना। सब अपना सिर हिला देते हैं। नाश्ता करने के बाद शैलेंद्र जी, ओम और पीयूष ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सिंह निवास। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और एक मेड सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी प्रणय बोलता है, क्या बात है, आज सारा नाश्ता तो छोटी के पसंद का है। प्रणय की बात सुन आर्या, जो अपने चेयर पे चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी, वो अपना सिर हल्का सा उठा के नाश्ता देखने लगती है। वही बाकी सब की नजर उसी पे थी। पायल एक निवाला खा के, यम्मी, आज का नाश्ता तो पक्का माँ ने बनाया है। पायल की बात सुन आरती जी मुस्कुरा देती है। वही आर्या अभी वैसे ही बैठी हुई थी, तो प्रकाश जी उसे नाश्ता करने बोलते हैं। आर्या धीरे धीरे नाश्ता करने लगती है, पर कुछ नहीं बोलती है। उसे ऐसे देख किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वही आरती जी भी उदास हो जाती है। नाश्ता करने के बाद जैसे आर्या उठने वाली होती है, उसका मोबाइल बजता है। आर्या उर्वी का कॉल देख उठा के बात करने लगती है। फिर कॉल रख प्रकाश जी से, पापा, हमें कॉलेज जाना है। प्रकाश जी, ठीक है बेटा, हम सब ऑफिस जा रहे हैं, छोड़ देंगे आपको, चलिए। आर्या अपने कमरे में बैग लेने चली जाती है। वही सब आरती जी को देखने लगते हैं। आर्या अपना बैग लेके नीचे आती है तो उसके सामने आरती जी खड़ी होती हैं और बाकी सब उनके पीछे। आर्या उन्हें देख रुक जाती हैं तो आरती जी बोलती है, बात नहीं करेंगी हमसे। आरती जी की बात सुन आर्या अपना सिर झुका के ना में हिला देती हैं। तो आरती जी मुस्कुरा के उसके पास आके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम ऊपर कर बोलती है, माफ कर दीजिए आर्या, अगली बार आप पर गुस्सा नहीं करेंगे।
आरती जी की बात सुन आर्या बच्चों जैसे मुंह बना के अगर किया तो आरती जी मुस्कुरा के तो आप जो हमें सजा देंगी वो हमें मंजूर होगी। आरती जी की बात सुन आर्या तो जो कल आपने हमें इतना सारा डांटा उसका क्या? आरती जी तो आप हमें कल के लिए भी सजा देना चाहती है? आर्या हमें अपना सिर हिला देती है तो सब मुस्कुरा देते हैं। आरती जी तो क्या सजा है हमारी? आर्या उन्हें देख आप हमें डांटेगी नहीं? आरती जी नहीं डांटेंगे। आर्या यही सजा है आपकी। अब हम आपको कुछ बताएंगे पर आप हमें डांटेंगी नहीं। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। तो आर्या बोलती है वो हमने कल एक और लड़के को पिट दिया। आर्या की बात सुन प्रकाश जी, प्रणय और पायल अपने सिर पे हाथ दे मारते हैं। वही आरती जी अपनी आंखें बड़ी कर आर्या को देख रहा थी। आर्या आगे बोलती है उसने प्रिंसिपल से शिकायत की है, आप उनसे बात कर लेना। ये सब बोल आर्या अपनी आंखें टिमटिमा देती है। उसे ऐसा करता देख आरती जी की हंसी छूट जाती है। वही बाकी सब भी हंसने लगते हैं। आरती जी आर्या को देख आप कभी नहीं सुधर सकती हैं। इतना बोल वो अपनी बाहें फैला देती है तो आर्या झट से उनके गले लग जाती है और दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद प्रकाश जी, प्रणय और पायल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और आरती जी आर्या के साथ कॉलेज। आखिर उन्हें प्रिंसिपल से जो मिलना था। कॉलेज आके आर्या अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। वही आरती जी प्रिंसिपल से मिलके घर के लिए निकल जाती हैं। शाम का वक्त, सिंह ऑफिस। प्रकाश जी प्रणय के कैबिन में आते हैं और बोलते हैं अरे जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। प्रणय अपने हाथ में पहनी घड़ी देखते हुए पापा अभी बहुत टाइम है। प्रकाश जी नहीं कोई टाइम नहीं जल्दी चलो। और पायल कहाँ रह गई? प्रकाश जी के इतना बोलते ही पायल कैबिन के अंदर आते हुए पापा हम तो कब से तैयार है, बस आपका और भाई का इंतजार कर रहे हैं। तीनों ऐसे ही बातें करते हुए ऑफिस से निकल जाते हैं। शाम का वक्त, एसवी कॉलेज। कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में बड़ा स्टेज लगा हुआ था। कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स चेयर पे बैठे हुए थे और कुछ चेयर अभी खाली थी। तभी आरती जी वहां पहुंचती है और उनके आने के कुछ पल बाद ही प्रकाश जी, पायल और प्रणय के साथ आते हैं। सब कॉलेज के अंदर जाके अपने सीट पे बैठे जाते हैं। सिंह परिवार कॉलेज का ट्रस्टी था, इसलिए उन्हें फर्स्ट रो में सीट मिली थी। सब आके बैठे जाते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एक स्टूडेंट माइक लेके सभी अपने जगह पे बैठ जाए क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं। उसके इतना बोलते ही तालियां बजने लगती है और साथ ही में इंटरेस्ट से ठाकुर परिवार अंदर आता है। सब आके अपने सीट पे बैठने लगते हैं। तभी सिंह परिवार भी ठाकुर परिवार से मिलता है, जहां दोनों परिवार अच्छे से मिलते हैं। पीयूष पायल को देख खुश हो जाता है, वही ओमकार के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। सभी बैठ जाते हैं और प्रोग्राम शुरू होता है। पहले कुछ परफॉर्मेंस हो जाती है, जिसके बाद अंजना की परफॉर्मेंस होती है। उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी। वही बैक स्टेज पे आर्या तैयार हो रही थी, जिसमें उसकी हेल्प उर्वी कर रही थी। सब परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। तभी ओमकार का मोबाइल बजता है। ओमकार कॉल करने वाले का नाम देख मोबाइल लेके वहां से बाहर आके बात करने लगता है। यहां आर्या भी तैयार हो जाती है तो उर्वी उसे गुड लक विश कर बाकी सारे स्टूडेंट के साथ आके बैठ जाती हैं। अगली परफॉर्मेंस आर्या की थी, इसलिए आर्या भी स्टेज के लिए निकल जाती है। आर्या चल के जा ही रही थी। वही ओमकार कॉल पे बात कर कॉल कट कर वापस सबके पास जा रहा था। दोनों के रास्ते क्रॉस हो रहे थे। आर्या और ओमकार दोनों वही टर्न के टाइम पे टकरा जाते हैं। इससे पहले आर्या गिरती ओमकार उसकी कमर पकड़ उसे थाम लेता है। आर्या ने डर के वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ओमकार जैसे ही आर्या को देखता है बस देखता रह जाता है। आर्या ने सफेद रंग का हल्का वर्क वाला लहंगा पहना था। मांग में छोटी बिंदियां, बालों की छोटी बनाई हुई थी, माथे पे बिंदी,
कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, होठों पे हल्का पिंक लिपस्टिक, दुपट्टे को स्टाइलिंग कर कमरबंद पहना हुआ था। ओमकार अभी आर्या में खोया हुआ ही था। आर्या को जब लगा कि वो नीचे नहीं गिरी है तो वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी काजल से सनी आंखें देख ओमकार के दिल की धड़कन बढ़ गई। वही आर्या की नज़र जब ओमकार की नीली आंखों से मिली तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आर्या ने बड़ी हिम्मत कर बोला, हमें परफॉर्मेंस के लिए जाना है। आर्या की बात सुन ओमकार को होश आया। फिर उसने अपनी बाहों में आर्या को देखा और उसे अच्छे से खड़ा कर अपने कठोर आवाज में बोला, हमेशा गिरती ही रहती हो क्या? ओमकार की बात सुन आर्या उसे घूरते हुए, हम गिरते नहीं रहते। वो आप है जो हमेशा हमसे टकराते रहते हैं। आर्या की बात सुन ओमकार को गुस्सा आ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो अपने हाथ की मुठियां बांध बोलता है, आप शायद गलतफहमी में है। टकराती आप मुझसे है। ओमकार की बात सुन आर्या चिढ़ते हुए, हम क्यों आपसे टकराएंगे? ओमकार, क्योंकि आप पागल है। इतना बोल वो बिना आर्या की कोई बात सुने वहां से सीधा अंदर चला जाता है। वही आर्या अपनी आंखें फाड़ उसे जाते हुए देखती रह जाती है। फिर वो भी गहरी सांस लेके खुद को शांत कर चली जाती है। ओमकार अपने सीट पे आके बैठ जाता है। और तभी आर्या के डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट होती है। आर्या के डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट होते ही सारे स्टूडेंट में आर्या के नाम को शोर होने लगता है। तभी स्टेज की लाइट डिम हो जाती है। फिर बीच में एक स्पॉटलाइट चलती है। सब देखते हैं वहां एक लड़की सफेद लहंगे में डांस के पोज में खड़ी थी। गाना बजता है और लड़की पलटती है। आर्या को देखते ही सारे स्टूडेंट हूटिंग करने लगते हैं। गाना। नैनो वाले ने। ओह! नैनोम वाले ने छेड़ा मन का प्याला। छलकाई मधुशाला। मेरा चैन रेन नैन अपने साथ ले गया। नैनोम वाले ने आहा। नैनोम वाले ने। नैनोम वाले ने छेड़ा मन का प्याला। छलकाई मधुशाला। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। आर्या का डांस देखने में सब खो गए थे। वही ओमकार की नज़र जब से आर्या को डांस करते देख रही थी, उस पर से हटी ही नहीं थी। पग पग डोलूं रे। हो। पग पग डोलूं रे डगमग सी मैं चलती हूँ। जगमग लो सी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा। आर्या के डांस मोमेंट बहुत क्लीन थे, जिस वजह से सब उसके डांस पे पूरी तरफ खोए हुए थे। वही लक्ष्मी जी ने एक नज़र ओमकार को देखा जो पूरा आर्या में खोया हुआ था। ओमकार को ऐसे देख उनके चेहरे पे अलग चमक आ गई और वो भी आर्या को ध्यान से देखने लगती है। थर थर कांपूरे तेरे पीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लपटी। मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा। मेरे चैन रेन नैन अपने साथ ले गया। ओमकार के अलावा कोई और भी था जो आर्या में पूरा खोया हुआ था। आर्या को देख वो मुस्कुरा रहा था। वही आर्या आखिर स्टेप कर रही थी, जो कि गोल गोल घूम रही थी। नैनोम वाले ने आहा। नैनोम वाले ने। नैनोम वाले ने छेड़ा मन का प्याला। छलकाई मधुशाला। आर्या गोल घूमते हुए बिल्कुल स्टेज के किनारे पे आ गई थी। वही आर्या थोड़ा और घूमती तो सीधा नीचे गिर जाती। ये देख सिंह परिवार के चेहरे से हंसी गायब हो गई। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। आ पर इसे वो आर्या को रोक पाते आर्या का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा स्टेज के नीचे गिरने लगती है। ये देख प्रकाश जी और प्रणय जल्दी से आर्या का नाम लेके उसके तरफ दौड़ जाते हैं। वही बाकी सब भी डर जाते हैं, जिसमें ठाकुर परिवार भी था। पर इससे पहले आर्या स्टेज से जमीन पे गिरती किसी ने उसे हवा में पकड़ लेता है। और ये देख प्रकाश जी और प्रणय आर्या के तरफ दौड़ते हुए आधे में ही रुक जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। वही वो लड़का जो आर्या को निहार रहा था वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ था, वो रुक जाता है। सामने का नजारा कुछ ऐसा था। ओमकार के गोद में आर्या थी। ओमकार ने उसे बिल्कुल किसी बच्ची की तरफ अपनी बाहों में उठा रखा था। पूरे हॉल में कुछ पल सब रुक सा गया था।
वही आर्या जो ओमकार के बाहों में डर के वजह से अपनी आंखें बंद किए हुए थी और ओमकार उसे निहार रहा था। आर्या भी अपनी आंखें धीरे से खोलती है तो उसकी नज़र एक बार फिर ओमकार की नीली आंखों से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी प्रकाश जी और प्रणय वहां आते हैं। उनके आते ही ओमकार होश में आता है और आर्या को नीचे अच्छे से खड़ा कर देता है। प्रकाश जी आके आर्या को यहाँ वहां देख फिर उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। तभी वहां पायल और आरती जी भी आते हैं और ठाकुर परिवार भी वहां आता है। कुछ देर बाद आर्या बोलती है, हम ठीक है पापा। प्रकाश जी उसे अलग होके ओमकार के तरफ देख बोलते हैं, शुक्रिया बेटा। आज अगर तुम सही वक्त पे आर्या को नहीं पकड़ते तो। शुक्रिया। ओमकार बस अपना सिर हिला देता है तो प्रकाश जी उसकी पीठ थपथपा देते हैं। वही ओमकार बस शांत ही रहता है और उसकी नज़र सिर्फ आर्या पे थी। वही लक्ष्मी जी की नज़रें भी आर्या और ओमकार पे ही थी। दोनों परिवार हंसी खुशी बात करते हैं, फिर अपने जगह पे आके बैठ जाते हैं। आर्या प्रकाश जी के पास बैठी हुई थी। तभी उर्वी उसके पास आके बोलती है, आर्या क्या तुम ठीक हो? उर्वी के चेहरे पे आर्या की फिक्र साफ दिख रही थी। आर्या उसे देख, हम ठीक है उर्वी। कुछ देर बाद प्रोग्राम खत्म होता है और सिंह परिवार ठाकुर परिवार एक दूसरे से मिलके घर के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्मी निवास। यहाँ आके सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वही कुछ देर बाद लक्ष्मी जी अपने कमरे से बाहर निकल पीयूष के कमरे आती है। पीयूष कॉल बात कर रहा था तो लक्ष्मी जी दरवाजे पे रुक उसकी बातें सुने लगती हैं। बातें सुने के बाद लक्ष्मी जी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। पीयूष कॉल कट कर पलटता है तो सामने लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथ बांधे उसे घूर रही थी। उन्हें देख पीयूष हड़बड़ा जाता है। पीयूष डरते हुए, दादी आप कब आई? लक्ष्मी जी उसे घूरते हुए उसके पास आती है और बोलती है, जब तू फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उनकी बात सुन पीयूष यहाँ वहां देखने लगता है तो लक्ष्मी जी उसके कान को खींच बोलती है, अब बताएगा कौन है लड़की? पीयूष अपना कान छुड़ाते हुए, दादी दुख रहा है, छोड़ दीजिए, मेरे पास दोनों ही कान है। लक्ष्मी जी उसका कान और जोर से मरोड़ के, गधे, सबके पास दो ही कान होते हैं। पीयूष दर्द से कराहते हुए, दादी कान छोड़ेंगी तब बताऊंगा ना। लक्ष्मी जी उसका कान छोड़ देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, अब बता लड़की कौन है? पीयूष थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो पायल सिंह, सिंह परिवार की बड़ी बेटी। पीयूष की बात सुन लक्ष्मी जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं पर फिर बाद एक मुस्कान आ जाती है। लक्ष्मी जी पीयूष से, ठीक है लड़की से हम मिलेंगे पर अभी मुझे तुझे कुछ बात करनी है। पीयूष कंफ्यूज होके, क्या बात करनी है दादी? लक्ष्मी जी, क्या ओमकार आर्या को पहले से जानता है? लक्ष्मी जी की बात सुन पीयूष हैरान हो जाता है पर फिर वो लक्ष्मी जी को आर्या और ओमकार की पहली मुलाकात फिर दूसरी वाली सब बता देता है, जिसे सुन लक्ष्मी जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लक्ष्मी जी पीयूष को देख बोलती है, मैं तुझे एक काम दे रही हूँ, अच्छे से करना। इतना बोल वो पीयूष को कुछ बताने लगती है, जिसे सुन पीयूष के चेहरे पे शॉक के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। सिंह निवास। यहाँ कॉलेज से सब घर पे आके अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। वही प्रकाश ही और आरती जी कमरे में परेशान बैठे थे। आरती जी परेशान होके, हमें कुछ करना होगा। प्रकाश जी, आरती जी शांत हो जाए। आरती जी थोड़ा चिढ़ के, कैसे शांत हो जाओ, देखा ना आपने क्या हुआ आज। हमें ये करना ही होगा आर्या के लिए। आरती जी की बात पे प्रकाश जी कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक कमरे में एक लड़का बेड पे बैठा हुआ अपने हाथ में एक तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर आर्या की थी। वो लड़का तस्वीर को छू के, तुम्हें पता है आर्या, आज जब तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो दिल को कितना सुकून मिला, पर जब तुम्हें स्टेज से गिरते हुए देखा तो मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था।
जान हलक में अटक गई थी। मेरी अब और नहीं, अब मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें अपना बनाऊंगा। इतना बोल वो आर्या की तस्वीर को अपने सीने से लगा के बेड पे लेट गया। उसके चेहरे के सामने आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसे उसके चेहरे पे भी एक मुस्कान आ गई। लक्ष्मी निवास। ओमकार अपने कमरे के बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था, पर बार बार उसे चांद में आर्या का चेहरा नजर आ रहा था। ओमकार झल्ला के, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो बस कुछ मुलाकात हुई है उसे, और वो मेरे दिमाग में ऐसे बस गई है। यही सब सोच के ओमकार कुछ देर बाद अपने बेड पे आके सो गया। सिंह निवास। आर्या अपने कमरे में बेड पे पिलो पकड़ के लेटी हुई थी। उसे बार बार ओमकार की नीली आंखें ही दिख रही थी, और जिस वजह से उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। आर्या बेड पे उठ के बैठ गई और बोलने लगी, महादेव, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? कहीं हम सच में पागल तो नहीं हो गए? फिर अपना सिर झटक के, अरे पर हम पागल तो नहीं लगते और ना ही हम पागलों जैसा करते हैं। फिर अपने सिर को पकड़, ये हम पागलों वाली ही हरकतें क्यों कर रहे हैं? महादेव हमें बचा लीजिए। इतना बोल वो ब्लैंकेट पूरा सिर तक ओढ़ लेट जाती है। सुबह का वक्त। सिंह निवास। सब बैठे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी आरती जी आर्या से पूछती है, आर्या आपकी एग्जाम कब से है? आर्या, माँ, अगले हफ्ते से। आर्या की बात सुन आरती जी प्रकाश जी को देखने लगती हैं। प्रकाश जी बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। नाश्ता करके प्रकाश जी, प्रणय और पायल ऑफिस चले जाते हैं। वही आरती जी और आर्या घर पे महाशिवरात्रि की तैयारी करने लगती हैं। लक्ष्मी निवास। यहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी बोलती हैं, मुझे कुछ बात करनी है। सब उन्हें देखने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं, ओम की शादी की बात। ओमकार जैसे ही उनकी बात सुनता है, उसके चेहरे पे कठोर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। बाकी सबकी नज़र भी ओमकार पे चली जाती है। इससे पहले कोई कुछ बोलता दादी बोलती है, ओम आप शादी करेंगे या नहीं? ओमकार अपने दादी को देख, नहीं। लक्ष्मी जी उसे देख, क्या आप किसी को पसंद करते हैं? लक्ष्मी जी का सवाल सुन ओमकार के आंखों के सामने आर्या का चेहरा आ जाता है। ओमकार एक पल के लिए हैरान हो जाता है, पर फिर वो बोलता है, नहीं। लक्ष्मी जी गहरी सांस लेके, पीयूष एक लड़की को पसंद करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। लक्ष्मी जी की बात सुन पीयूष का नाश्ता उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है। वही सब पीयूष को घूरने लगते हैं। पीयूष जब सबको खुद को घूरते हुए पाता है, तो मन में बोलता है, दादी ने मुझे ये प्लान तो नहीं बताया था। वो अपने सोच में ही था कि तभी उसके कानों में शैलेंद्र जी अपने सख्त अंदाज में बोलते हैं, पीयूष क्या माँ सच कह रही है? पीयूष की तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लक्ष्मी जी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है शैलेंद्र, मैं झूठ बोल रही हूँ? लक्ष्मी जी की आवाज में नाराजगी साफ पता चल रही थी। तो शैलेंद्र जी बोलते हैं, माँ ऐसे बात नहीं है। तभी साधना जी बात संभालते हुए बोलती है, वैसे लड़की कौन है? लक्ष्मी जी पीयूष को देख, सिंह परिवार की बड़ी बेटी पायल सिंह। लक्ष्मी जी की बात सुन सबके चेहरे खिल जाते हैं। साधना जी खुश होके, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। कल मिली थी, मैं उसे तभी समझ गई कि वो कितनी समझदार है। साधना की बात सुन पीयूष खुश हो जाता है। वही शैलेंद्र जी बोलते हैं, समझदार है तो फिर इसे कैसे पसंद करेगी? शैलेंद्र जी की बात सुन साधना जी और लक्ष्मी जी हंसने लगती है। वही पीयूष का मुंह बन जाता है। लक्ष्मी जी हंसते हुए, अरे वो भी इसे पसंद करती है। लक्ष्मी जी की बात सुन सब लोग और हैरान होते हैं। तभी लक्ष्मी जी बोलती है, महाशिवरात्रि के बाद हम पीयूष का रिश्ता पायल के घर लेके चलेंगे। लेकिन इतना बोल वो ओमकार को देखने लगती है। तो ओमकार भी उन्हें देख उनके बात को आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। लक्ष्मी जी ओमकार को देख, जब तक बड़े भाई की शादी नहीं होती, छोटे की कैसे होगी? लक्ष्मी जी की बात सुन ओमकार की भय सिकुड़ जाती हैं।
पीयूष को अब अपने दादी का प्लान समझ आता है। अब की नजरें ओमकार पे जाती हैं, तो वो सीधा बोलता है, मैं शादी नहीं करूंगा। इतना बोल वो डाइनिंग टेबल से उठ के चला जाता है और बाकी सब निराश हो जाते हैं। लक्ष्मी जी पीयूष को कुछ इशारा करती है, तो वो भी ओमकार के पीछे चला जाता है। ठाकुर ऑफिस। ओमकार और पीयूष अपने ऑफिस में आते हैं। पीयूष ओमकार के पीछे उसके कैबिन में आता है। पूरे रास्ते पीयूष ओमकार को शादी के लिए मना रहा था, पर वो नहीं माना। आखिर में पीयूष ने इमोशन ड्रामा शुरू कर दिया। पीयूष उदास होके, भाई क्या आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे? सोचिए भाई, मेरे बच्चे होंगे जो आपको बड़े पापा बोल के आपके पास आएंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे, बड़े पापा कहानी सुनाए ना। पीयूष की बात सुन ओमकार उसे देख, मतलब तेरी शादी के बाद तेरे बच्चे में पालू। ओमकार की बात सुन पीयूष मुंह बना के, भाई पहले को आपके पास छोड़ूंगा तभी तो दूसरा आएगा। पीयूष की बात सुन ओमकार बस उसका मुंह देखता रह गया। वही पीयूष अपने दांत दिखाते हुए अपनी जगह से उठा और कैबिन से बाहर जाते हुए बोला, मेरी बात के बारे में जरूर सोचिएगा भाई। इतना बोल वो चला गया और वही ओमकार उसकी बात सोच हंसने लगा। कानपुर पांडे हाउस। बड़ा सा घर जिसके बड़े से हॉल में एक औरत उम्र 45 साल होगी। वो औरत महंगी साड़ी पहन, बहुत सारे गहने पहन सोफे पे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे उसका घमंड साफ दिख रहा था। वो अपने सामने खड़े नौकर से बोल रही थी, देखो आज हमारा बेटा आ रहा है, तो सारा खाना शुद्ध देसी घी में ही बनेगा और सारा खाना उसके पसंद का ही बनेगा, समझे। तभी एक आवाज आती है, अरे भगवान क्यों इतना परेशान हो रही है आप? आपका बेटा पहली बार नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए एक 50 साल का आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर के उस औरत के साथ सोफे पे बैठ गया। औरत उस नौकर को भेज उस आदमी के तरफ देख बोलती है, अरे पहली बार नहीं आ रहा है, पर इतने दिनों बाद तो आ रहा है। पता नहीं क्या रखा है उस शहर में, जब देखो तब वही जाता है। अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है उसका। आदमी मुस्कुरा के, आएगा आपका लाडला तब पूछ लीजिएगा। औरत, हाँ डॉट जरूर पूछेंगे। उनके इतना बोलते ही एक और आवाज आती है, क्या पूछना है हमसे? वो औरत और आदमी नजर उठा के देखते हैं, तो दरवाजे से एक लड़का, उम्र यही कोई 25 साल होगी, फिट बॉडी, दिखने में हैंडसम, कोई भी लड़की फिदा हो जाए। वो लड़का अपने हाथ में एक छोटा बैग लिए चलते हुए घर के अंदर आ रहा था। उस लड़के को देख औरत और आदमी दोनों खुश हो गए। औरत खुश होके, मेरा लल्ला आ गया। औरत की बात सुन लड़का मुंह बना के, क्या माँ, अब तो लल्ला मत बोलिए। कितनी बार बोला है कि मुझे सोहम बोलिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सोहम की बात सुन औरत, अरे बचवा तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर हमारे लिए छोटा ही रहेगा। तब तक वो लड़का उनके पास आ गया और झुके उनके पैर झुलिए। तो उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और बोली, खुश रहे। लड़का फिर उस आदमी के तरफ मुड़ा और उनके भी पैर छू लिए। उस आदमी ने मुस्कुरा के उसके कंधे को थपथपा दिया और बोले, कैसे हो बेटा? लड़का मुस्कुरा के, मैं ठीक हूँ पापा। सब वही सोफे पे बैठ जाते हैं, तो औरत एक नौकर से पानी लाने के लिए बोलती है। तभी वहां एक लड़की आती है, जिसकी उम्र 24 साल होगी, दिखने में खूबसूरत पर चेहरे पे घमंड दिख रहा था। वो लड़की, सोहम भैया बोल सोहम के बगल में बैठ जाती है। फिर सोहम से, भैया मैंने आपसे कुछ लाने बोला था, आपने लाए क्या? लड़का, हाँ डॉट लाए है। आइए जानते हैं इस परिवार के बारे में। ये यादव परिवार है। कानपुर से घर के बड़े हरिशंकर पांडे, उनकी पत्नी ललिता पांडे, उनका बड़ा बेटा सोहम पांडे और बेटी कविता पांडे है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी सोहम बोलता है, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब सोहम को देखने लगते हैं। तो सोहम गहरी सांस लेके बोलता है, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन सब खुश हो जाते हैं। ललिता जी खुश होके, अरे वाह बिटवा,
हम बहुत खुश हुए तुम्हारी बात से। अब सुनो, अपने शर्मा जी है ना, उनकी बेटी है कंचन, बहुत ही खूबसूरत है और घर के सारे काम भी जानती है। तो मैं कल ही उन्हें घर पर बुला लेती हूँ। सोहम उन्हें शांत करते हुए, माँ, लड़की मैंने पसंद कर ली है। आपको बस मेरा रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर जाना है। सोहम की बात सुन कुछ देर वहां शांति छा जाती है। तभी हरिशंकर जी मुस्कुरा के बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। उनकी बात सुन सोहम मुस्कुरा देता है। वही कविता उसे चिढ़ाते हुए, ओह लव मैरिज, हाँ। कविता की बात सुन सोहम शर्माने लगता है। तभी ललिता जी थोड़ा परेशान होके बोलती है, पर बेटा, लड़की कौन है? मेरा मतलब अच्छे घर की तो है। सोहम उन्हें तसल्ली देते हुए, माँ, लड़की बहुत अच्छी है। हरिशंकर जी सोहम का साथ देते हुए, अरे भाई, हमारे बेटे ने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। उनकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। वही ललिता जी सोहम से पूछती है, बेटा लड़की का नाम क्या है? ललिता का सवाल सुन सोहम के सामने आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है और वो बोलता है, आर्या सिंह, प्रयागराज में रहती है। ललिता अजीब एक्सप्रेशन के साथ, उसके माँ पापा का नाम क्या है बेटा? सोहम, पापा का नाम प्रकाश सिंह है और माँ का आरती सिंह है। सोहम की बात सुन ललिता और हरिशंकर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह स्टोरी कैसे लगे है, हाँ, और लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। थैंक यू, बाय गाइस।